चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम तीसरा यूनिट पढ़ेंगे। तीसरे यूनिट में हम देखेंगे मुस्लिम एजुकेशन को। अब तक हमने देखी वेस्टर्न और अमेरिकन देखी है। अब हम देखेंगे कौन सी मुस्लिम एजुकेशन। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, इसके अंदर जो सबसे पहले अल गजाली का नाम आता है। किसका? अल गजाली का। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है रेयरली सम टाइम, तो वो क्या उनसे अल गजाली कब पैदा हुए थे। 1058 भी आता है और इसका हिजरी के अंदर भी आ जाता है 450 हिजरी में। ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1058 या 1058 हो गया, और साथ क्या हो गया 450 हिजरी। ये दोनों एक ही डेट बनती है। 1058 भी और 450 हिजरी एक ही साल बनता है। तो 450 हिजरी में पैदा हुए थे या 1058 में। डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 1111 में। 1111 में इनकी डेथ होती है। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ पैदा हुए थे। तो उसमें ये क्वेश्चन आया है पेपर में, कई पेपर्स के अंदर जो है ना, इसके जो पास पेपर उठाए आप, तो उसके अंदर आ चुका है कहाँ पैदा हुए थे। तूस के अंदर। कहाँ पे? तूस में। अब तूस कहाँ पे? पर्शिया, यानी कि मौजूदा ईरान हो गया। अब इनका पूरा नाम क्या था ये भी पूछा जाता है। मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गजाली। मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गजाली इनका पूरा नाम था। और इनकी जो मोस्टली जो ये क्या थे, ये इस्लामिक फिलोसफर भी थे, थियोलॉजियन भी थे। थियोलॉजियन वो जो रिलीजन से रिलेटेड जो हो, यानी कि जो उसका इल्म रखते हो या मजहबी हो। और ये जो है ना इनकी क्या थी, सलाहियतें थी। इस्लामिक फिलोसफर भी थे, थियोलॉजियन भी थे और मिस्टिक भी थे। और इसकी देखते हैं फिलोसफी और नॉलेज क्या है इनका। अल गजाली का फिलोसफी और नॉलेज की अगर हम बात करते हैं, इनकी जो फिलॉसफी है अल गजाली की, वो किसके साथ मिलती जुलती है? प्लेटो के साथ। प्लेटो के साथ, क्योंकि प्लेटो क्या था, बेसिकली आइडियलिस्टिक था। ऐसे ना अरिस्टोटल रियलिटी बेस्ड था। तो प्लेटो के साथ इसकी मिलती है। ये किसके ऊपर फोकस करते थे? ज्यादातर हायर नॉलेज के ऊपर। और उसके अलावा मटेरियल और जो मटेरियल थिंग्स होती हैं, मटेरियल एलिम्स होते हैं, उसके दरमियान डिफरेंस। यानी कि ये आइडियल जो है ना, फिलोसफी की बात करते थे, आइडियोलॉजी की बात करते थे। उसके बाद डिवीजन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो इनका नॉलेज जो है वो डिवाइडेड किया गया टू कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सी दो कैटेगरीज है? एक डॉगमेटिक नॉलेज, दूसरा नॉन डॉगमेटिक नॉलेज। अब डॉगमेटिक नॉलेज क्या है? डॉगमेटिक नॉलेज ये पूछता है कि डॉगमेटिक नॉलेज किसके साथ रिलेटेड है। बेसिकली अल गजाली से रिलेटेड है। ठीक है, ये किसने दिया था? अल गजाली ने। अब डॉगमेटिक नॉलेज को क्या कहा जाता है? डॉगमेटिक नॉलेज बेसिकली बेस्ड करता है एस्टैब्लिश बिलीव्स और डॉक्ट्राइन्स। ये जो हमारे बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस जो होती है एजुकेशन, जिसमें हमारे जो है ना, जिसको वो कह लें आप, कंपल्सरी सब्जेक्ट जिसको कहा जाता है, जिसमें आपके इस्लामियात आ जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं? आपका डॉगमेटिक नॉलेज, जो कि जरूरी है, एसेंशियल है। ये रिलीजियस से रिलेटेड होते हैं। तो इसको मजीद उसने डिवाइड किया अल गजाली ने दो इशू में। कौन सा? डिजायरेबल नॉलेज और अनडिजायरेबल नॉलेज। अब डिजायरेबल नॉलेज में वो होता है कि जो कि हमारे रिलीजियस से रिलेटेड और उनके प्रिंसिपल से रिलेटेड हो, एथिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड, रिलीजियस और एथिकल प्रिंसिपल से रिलेटेड हो। वो कौन सा होगा? डिजायरेबल नॉलेज, जो कि जरूरी है। उलूम अकली और उलूम नकली की बात हो रही है। डिजायरेबल नॉलेज जो डॉगमेटिक है वो उलूम अकली है, जो नॉन डॉगमेटिक है वो उलूम नकली है। उलूम अकली से मुराद है कि जो है आपके जरूरी, जिसको कंपल्सरी कहा जाता है, आपके मजहब से रिलेटेड जो है, वो वाले हो गए। इसी के अंदर डिजायरेबल अनडिजायरेबल आते हैं। एथिकल जो है इसी के अंदर आ जाता है। अनडिजायरेबल नॉलेज की बात करते हैं, तो अनडिजायरेबल नॉलेज वो है कि दैट इज डीम्ड हार्मफुल और कंट्रेरी टू द रिलीजियस एंड मॉरल। ये थोड़ा सा क्या होता है, ये जो रिलीजियस या मॉरल मॉरल नॉलेज होता है उससे थोड़ा हट के होता है, उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, कॉन्ट्रेरी होता है उसके। क्योंकि ये जो है दुनियावी इल्म, इसको क्या कहेंगे? दुनियावी इल्म। वो कौन से थे? दीनी। और ये क्या है? दुनियावी इल्म में। अब नॉन डॉगमेटिक नॉलेज जो है, उसके अंदर यानी कि आप यूं समझ लें, आप जो डॉगमेटिक है उसको दीनी उलूम कहा जाता है, नॉन डॉगमेटिक को कहा जाता है दुनियावी उलूम कहा जाता है। और डॉगमेटिक के अंदर भी फिर क्या दो है? दो कैटेगरीज हैं। कौन सी? डिजायरेबल और अनडिजायरेबल नॉलेज है, जिसमें शरी हो गया और वो जो गैर शरी हो गया, जिसकी ज्यादा जरूरत नहीं है।
जो नॉन डॉगमेटिक है उसके अंदर कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि आपकी जो दुनियावी इल्म, जिसमें साइंस का इल्म हो गया, मैथमेटिक्स होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे इल्म के हैं ये आपके, ये नॉन डॉगमेटिक में आते हैं। इज नॉट टाइट स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन, इज मोर फोकस्ड ऑन द एम्पिरिकल और द रेशनल अंडरस्टैंडिंग। इब्ने खल्दून की बात करते हैं। इब्ने खल्दून 1332 से 1406 तक, 1332 से 1406 तक, ये कब पैदा होते हैं? 1332 में। कहां पे होते हैं? ट्यूनिस में। अब इनका ये डिफरेंस है थोड़ा सा है, अल गजाली तूस में पैदा हुए थे, ये ट्यूनिस में पैदा हुए थे, तूस और ट्यूनिस। और इनकी डेथ कहां हुई थी? कैरो में हुई थी 1406 में। अब अरब जो इब्ने खल्दून है, इनको क्या कहा जाता है? इनको अरब हिस्टोरियन, फिलोसफर और सोशियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। और ज्यादातर ये आपने किस वर्क की वजह से जाने जाते हैं? वो पूछते हैं मुकदमा किसका वर्क है? मुकदमा बेसिकली इब्ने खल्दून का वर्क है। ये काम है मुकदमा, ये इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इस मुकदमे का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री की जो है ना इंट्रोडक्शन है। ये किसकी बुक है? ये बुक बेसिकली किसकी है? इब्ने खल्दून की है। अब एजुकेशनल थॉट्स देखते हैं इनकी। लेवल ऑफ कम्प्रीहेंशन, इसमें क्या चीज आती है लेवल ऑफ कम्प्रीहेंशन के अंदर? इब्ने खल्दून ने जो जोर दिया था ज्यादातर, वो किसके ऊपर दिया था? कि एजुकेशन शुड बी टेलर्ड टू द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। यानी कि इसके मुताबिक, इब्ने खल्दून के मुताबिक, जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, उनका जो लेवल ऑफ कम्प्रीहेंशन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कि जो एजुकेशन है वो किससे रिलेटेड हो? एजुकेशन जो है वो आपकी बच्चे के जो लेवल है उससे रिलेटेड हो, जो बच्चे के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है? जो मतलब कि अगर 5वीं का बच्चा, आप उसको 10 की ना पढ़ाए, अगर 10वीं का है, आप उसको उठा के मास्टर लेवल की पढ़ाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लेवल के जो अंडरस्टैंडिंग है वो कोर्स उसका शामिल होना चाहिए। इसके अलावा अवॉइड फोर्स मेमोराइजेशन। फोर्स मेमोराइजेशन से मुराद ये है कि बच्चों को जबरदस्ती जो याद कराए, याद दहानी होती है, मेमोराइजेशन कराना, अक्सर ये होता है, हमने स्कूलों में देखा है, उसको खड़ा कर दिया, उसको जबरदस्ती से जो है ना वो क्या किया, उनको रट्टा लगवाया, याद करवाया। वो कहता है फोर्स मेमोराइजेशन नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि उनकी इंटेलेक्चुअल और कॉग्निशन डेवलपमेंट क्या हो जाती है? वो जीरो हो जाती है। ताकि बच्चों को क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग के लिए उनको क्या करें, उनको कंसेप्ट क्लियर करें। ठीक है? फोर्स मेमोराइजेशन से बचाना चाहिए। coherent subject matter, subject should be taught in the logical and the concrete sequence, connected sequence। जो कोर्स है वो लॉजिकल मैनर में बताया, पढ़ाया जाना चाहिए, इनके कंसेप्ट देना चाहिए, उसके पीछे जो लॉजिक्स हैं टॉपिक्स के पीछे वो बतानी चाहिए, और एक सीरीज के जरिए कनेक्टेडली जो है ना वो क्या करना चाहिए, सीक्वेंस के तहत इसको पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है अवॉइडिंग स्ट्रिक्टनेस। आपने बच्चों के ऊपर क्या स्ट्रिक्टनेस से भी अवॉइड करना है, उनको सख्ती से नहीं डालना, झड़क नहीं देना। वो अगर कोई क्वेश्चन करने आया तो आपने उसको क्या करना है, उसका आंसर करना है पोलाइटली। इब्न खल्दून बिलीव दैट एक्सक्लूसिव स्ट्रिक्टनेस इन टीचिंग कुड बी डेट्रीमेंटल टू स्टूडेंट। यानी कि वो क्या कर सकती है, बच्चों को ज़हनी मफलूज कर सकती है। जो सख्ती आप करते हैं, स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, उससे बच्चे बैलेंस्ड एंड स्पोर्टिव अप्रोच यूज करें। वो कहता है इब्न खल्दून, यूज ऑफ मदर टंग। अच्छा, ये भी आता है, ये किसने कहा था? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि ये किसने कहा था कि जी एजुकेशन मदर टंग में दी जानी चाहिए, या मदर टंग के अंदर जो एजुकेशन है उसको कौन एडवोकेटेड करता है? इब्ने खल्दून करता है। कौन करता है? इब्ने खल्दून। ये भी पेपर में आ चुका है कई बार। उसके बाद है टीचिंग मल्टीपल लैंग्वेज। सॉरी, आज इसमें थोड़ा सा कुछ गला खराब है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, डिस्टरबेंस भी हो रही है आपको, तो फील नहीं करना आपने। टीचिंग मल्टीपल लैंग्वेज की हम बात करते हैं। इब्ने खल्दून जो है, ये मल्टीपल लैंग्वेज जो है, मल्टीपल लिंग्विस्टिक जो है, इसको अगेंस्ट था इसके। वो कहता है कि बच्चे को अब उसकी अपनी समझ नहीं आ रही, लैंग्वेज की बड़ी मुश्किल से आ रही है, आप उसको मल्टी लैंग्वेज शुरू कर दें। कभी आप उर्दू पढ़ा रहे हैं उसको, कभी आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एक ही बुक के अंदर, एक ही जो है ना लैंग्वेज के अंदर क्या होनी चाहिए, सारा कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा क्रिटिक ऑफ द लेक्चर मेथड।
He was critical of the traditional lecture methods, advocating for more interactive and engaging teaching techniques to promote the एक्टिव लर्निंग एंड द थिंग है। वो कहता है कि जो लेक्चर मेथड है ना, उससे हटें आप। लेक्चर मेथड को एडवोकेट कौन करता था? लेक्चर मेथड को जो है बेसिकली वो एडवोकेट करता था, वो कौन है, गजाली साहब करते थे। लेकिन ये क्या कहते थे, उसको क्रिटिक्स करते थे कि लेक्चर मेथड से आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्रिएटिविटी की तरफ जाना चाहिए। ये जो अरसे से चला आ रहा है लेक्चर मेथड, इससे हट के किसकी तरफ जाए, आप क्रिएटिविटी की तरफ जाए, इंटरेक्टिव और इंगेजिंग टीचिंग टेक्निक्स की तरफ जाए आप। अब इसके बाद है इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस। इसके हवाले से देखते हैं हम कौन कौन सी हैं। अच्छा, जब ये मुमालिक गप बने, वर्ल्ड वार वन हुई, उसके बाद वर्ल्ड वार टू हुई, टू के बाद भी बहुत सारी चेंजेस आ गई और मुल्क जो है वो नए नए मुल्क बनना शुरू हो गए, आजाद होना शुरू हो गए, ब्रिटिश एम्पायर से भी, फ्रेंच फ्रांस से भी, ये उस टाइम जो है रशियन से भी, ये सारे क्या थे उस टाइम पावर थे ये। तो इनसे जब ऐसा ऐसा आजादी होना शुरू हुई तो क्या हुआ, बहुत सारे इस्लामी ममालिक भी बने। तो उसमें क्या था कि इस्लामिक कॉन्फ्रेंसेस ऑन द एजुकेशन, इस्लामिक जो है एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई, जिसमें ये तहिया किया गया कि जितने भी इस्लामी ममालिक जो है वो सिस्टम ऑर्गेनाइज करें ताकि तमाम मुल्कों के अंदर वो क्या होना चाहिए, हम इस्लामिक एजुकेशन को सपोर्ट कर सकें। जी, म्यूट कीजिएगा। बेसिकली इस वजह से वो बनाई गई थी। द रिजल्टेड इन डायर कंडीशन ग्रेजुएट्स एंड ऑफन स्ट्रगल इन द लैब मार्केट एंड द रिकरिंग। वो तो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और उसमें क्या था कि उसका नुकसान क्या था कि उसका ये था कि जितने भी ग्रेजुएट और तैयार किए जाएंगे उनको क्लर्क और या सबऑर्डिनेट की जॉब दी जाएंगी। यानी कि हमेशा यही था कि और जो रूल करेंगे वो वेस्टर्न ही रूल करेंगे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो है सोचा कि बजाय इसके कि हम उस एजुकेशन के पीछे भागे, हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए जो इस्लामिक एजुकेशन को भी प्रमोट करे और साथ वेस्टर्न को भी सपोर्ट करे। तो इस वजह से जो है कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, जिनको क्या कहा जाता है, इस्लामिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस कहा जाता है। अब उन कॉन्फ्रेंसेस को देखते हैं, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम जस्ट डिस्कस करेंगे जो ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में। सबसे पहले है, इसके हवाले से जो अर्ली एफर्ट्स थी उसको देख लेते हैं। इसके लिए अर्ली एफर्ट्स किसने की थी? राशिद रिदा ने, जमालुद्दीन अफगानी ने, सैयद कुतुब ने, सैयद अबुल आलम मौदूदी ने, हसन अल बना ने, अलामा इकबाल थे। इन्होंने क्या किया था, इस्लामाइजेशन ऑफ द एजुकेशन जो सिस्टम था जब सब कॉन्टिनेंट में हम थे आजाद होने से पहले और उसके बाद, इन लोगों ने क्या किया था कि कोशिश की थी कि इस्लामाइजेशन को जो है ना वो एजुकेशन में लाया जा सके, ताकि जो बेसिकली असल में मुसलमानों को वैसे भी वो किया गया था, नजरअंदाज किया गया था 1857 की जंग आजादी के बाद और उनको पीछे रखा गया था। तो इसलिए जरूरत थी वक्त की कि हमें क्या करना चाहिए, एजुकेशन, हमें एजुकेशन सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और साथ वेस्टर्न को भी साथ साथ फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए जो है पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी बहुत सारा काम किया गया। इस मकसद के लिए जो पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर दुनिया में, जो इस्लामिक ममालिक की हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन द मुस्लिम एजुकेशन इन 1977 में हुई थी। जो सबसे पहली मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 1970 में। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, वो कौन सी है, यहां से फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस 1977 ये कहाँ हुई थी? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। जो पहली एजुकेशन थी वो कहाँ हुई थी? मक्का में। कहाँ पे? मक्का में हुई थी। कब हुई थी? 31 मार्च से लेकर 8 अप्रैल 1977 तक। 31 मार्च से 8 अप्रैल 1977 तक हुई थी। ये दूसरा क्वेश्चन आपका। ये किसने जो है ना ऑर्गेनाइज की थी? सऊदी अरेबिया ने।
डेफिनेटली मक्का में हो रही है। मक्का में कहां पे? रियाज में। मक्का में क्या हुई थी? रियाज में हुई थी, सऊदी अरेबिया में। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी ने, और सऊदी गवर्नमेंट ने कराया था। इसके अंदर जो मेन फोकस था, और कुछ भी नहीं, जो आपने पॉइंट देखने वाला है, पहली जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर क्या था कि जोर दिया जाएगा किसके ऊपर? नीड टू रीफ्रेम द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव टू अलाइन विद द इस्लामिक प्रिंसिपल। इसमें यह था कि हमने क्या करना है, जो पहली मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या किया गया था? स्टडी किया गया था कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, और किस लिहाज से? इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से। बस ये 3-4 पॉइंट है करने वाले। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में क्या है? जो सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड वर्ल्ड इस्लामिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वो 1980 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में। कहाँ? इस्लामाबाद में। ठीक है, इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में हुई थी। किसकी मदद से हुई थी? कैद आजम यूनिवर्सिटी और किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी की तरफ से हुई थी। इसमें भी यही किया गया था कि एजुकेशन जो सिस्टम है, जो एम्स है, उसको क्या किया जाएगा? इंप्रूव किया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो अहम किरदार अदा किया गया था, मेथड्स क्या होने चाहिए। हमने ऑब्जेक्टिव तो बना लिए, हमारे मेथड क्या होने चाहिए। अब देखें ना, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। अब देखें ना, इतना शहाना है हम, एक एक चीज के लिए हम हर साल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर तुम जा भी रहे हो, तुम्हारी 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस भी हो, तो उसमें सारा कुछ डिस्कस करो। मोस्टली ऑब्जेक्टिव एक कॉन्फ्रेंस में कर रहे हो, दूसरी में कर रहे हो आप टीचिंग मेथड क्या होने चाहिए, तो इस तरह क्या है। तो दूसरे में था मेथड्स क्या होने चाहिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग, करिकुलम क्या होना चाहिए। थर्ड में क्या था? थर्ड में, थर्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1981 में हुई थी, एक साल बाद। पहली 1977 में, दूसरी 1980 में, तीसरी 81 में। ये कहां पे हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश में हुई थी। ये तीसरी कॉन्फ्रेंस थी। आपको ये याद रखना है, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसके अंदर क्या था? टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट था, यानी कि करिकुलम के ऊपर फोकस किया था। उसमें मेथड्स ऑफ टीचिंग थे, किस तरह के मेथड होना चाहिए। इसमें क्या था? करिकुलम कौन सा होना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। उसके बाद फोर्थ एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो 1982 में हुई, ये कहाँ पे हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुई थी। और ये बेसिकली जो है, इसके अंदर टीचिंग मेथडोलॉजी को भी किया गया था, और इसके अलावा इस्लामिक प्रिंसिपल को भी किया गया था। इसके अलावा टीचर एजुकेशन, यानी कि कोर्सेज के ऊपर और ट्रेनिंग के ऊपर, टीचर एजुकेशन कोर्सेज, ट्रेनिंग, मेथड, इन सारों के ऊपर फोकस किया गया था। अब तक जो पिछला किया था, सब पे फोकस किया गया था। उसके बाद है फिफ्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, कब हुई थी? 1987 में। 82 के बाद 87 में होती है। ये हुई थी कैरो में। ठीक है, म्यूट कीजिएगा। ये कहाँ हुई थी? कैरो में हुई थी। कैरो का, इजिप्ट में। ठीक है, इसमें जो है बहुत से जो मुस्लिम मेजोरिटी भी थी, और अदर मिनॉरिटी कंट्रीज भी थी। मुस्लिम यानी कि जितने मुस्लिम मेजोरिटी मिनॉरिटी जो ममालिक थे मुस्लिम, वो सारे शामिल हुए थे इसमें। और ये बेसिकली जो है, ये क्या किया गया था? ये highlighted the ongoing need of the reform in the Muslim education but did not proceed significant new recommendation। यही था कि कुछ एजुकेशन में रिफॉर्म किया जाए, लेकिन कोई एज इट कोई क्या है, प्रॉपर रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी। सिक्स्थ जो कब हुई थी? सिक्स्थ हुई थी 1996 में। ये केप टाउन में हुई थी। केप टाउन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका के अंदर है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, तो वहां पे हुई थी। और इसके अंदर भी क्या था इंक्लूडेड के? वर्कशॉप वर स्कॉलर्स एवोल्यूटेड एंड इस्लामाइज्ड सिलेबस एंड लेसन प्लान फॉर द वेरियस सब्जेक्ट। इसमें यही था कि रिसर्च को फोकस किया जाएगा, इस्लामाइजेशन को फोकस किया जाएगा। सिलेबस जो है वो क्या होगा? वेरियस सब्जेक्ट जो है ना, वो इसमें जो है ना ऐड किए जाएंगे, स्टडीज की जाएगी। तो ये जो है बेसिकली क्या था, जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस जितने भी थी, उनका मकसद क्या था कि एजुकेशन जो सिस्टम है, या जो एजुकेशन जो है इस्लामिक एजुकेशन है, उसको प्रमोट किया जा सके। हाँ जी, ये आपका जो है ना, ये आपका चैप्टर यहाँ पे ये क्लोज होता है। और ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने आपको बताई थी।